अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, हमने डिस्कशन हमारी चल रही थी कल हाइलो मेथड पे। हमने पहला चैप्टर जो जिसमें पढ़े हैं इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसमें हमने कॉस्ट क्या हैं, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स में ग्रुप्स में कॉस्ट को कैसे तकसीम किया जाता है, क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन, क्लासिफिकेशन बाय नेचर, क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर, उस पर बात की। और फिर फाइनली सेमी वेरिएबल सेमी फिक्स कॉस्ट को हाइलो मेथड की मदद से अलहदा कैसे किया जा सकता है, और इस इंफॉर्मेशन को कॉस्ट प्रेडिक्शन के लिए, फ्यूचर की किसी एक्टिविटी लेवल के लिए कॉस्ट एस्टिमेट करने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। तो जनाब, एनी क्वेश्चन, कल की डिस्कशन से किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल जो हमने कल तक बात की? हमने एक जो चीज़ कुछ डिस्कशन में हमारे सामने आई, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा समराइज अगर करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने शुरू की थी कि भाई हाउ टू मेजर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये तरीका आपको सिखाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। अच्छा जी, जब हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का जिक्र करते हैं तो याद रखिए कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो हम नॉर्मली ये हर दफ़ा प्रोडक्शन कॉस्ट साथ यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कह देते हैं, लेकिन दिस इज अंडरस्टूड। कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जब भी बोला जाएगा इसका मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा मेन फोकस कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट पे है, और जब हमने कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट कहा तो हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, और प्रोडक्शन कॉस्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम फैक्ट्री कॉस्ट की बात कर रहे हैं। भाई ये भी हमारी बात हो चुकी है ना कि जो फैक्ट्री में खर्चा होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट है, और जो हेड ऑफिस में खर्चा है वो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। सो हमारी जो सारी डिस्कशन का फोकस रहने वाला है वो फैक्ट्री कॉस्ट रहने वाली है, क्योंकि फैक्ट्री कॉस्ट ही प्रोडक्शन कॉस्ट है, और एक प्रोडक्ट पे खर्चा कितना आ रहा है वो सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को ही देख के मेजर किया जाता है। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनते। अब हम जब फैक्ट्री कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट का जिक्र करें तो इसको हमने प्रेजेंट करने के लिए जो बातें थोड़ी सी सीखी हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, collectively called as प्राइम कॉस्ट। और मुझे को बताएगा इन तीनों में कोई आइटम नॉन प्रोडक्शन है या हो सकती है? इन तीनों में से कोई आइटम नॉन प्रोडक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा होती है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट कभी नॉन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती। तो भाई ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं जिनको कलेक्टिवली हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो भाई हमने कहा प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट के हिस्से क्या हैं, तो भाई ये सारी की सारी प्रोडक्शन कॉस्ट हैं। इसके अलावा इनमें इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, बल्कि इसको थोड़ा सा मिल के ज़्यादा ही हम करते हैं, क्लियर ही करते हैं, बल्कि एक टर्म लिखते हैं पहले यहाँ पे। इसके अलावा हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स ले लेते हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात कर लें। अब प्रोडक्शन ओवरहेड्स में क्या क्या आता है वो हम कहते हैं जी, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी आता है, इसमें इनडायरेक्ट लेबर भी आती है, और इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते हैं। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में प्रोडक्शन ओवरहेड ऐड कर देते हैं, प्राइम कॉस्ट
प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स, कलेक्टिवली ये बन जाती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों शामिल हैं, लेकिन सिर्फ प्रोडक्शन के। मैंने प्रोडक्शन ओवरहेड की हेडिंग ऊपर इसलिए ला दी कि इनडायरेक्ट मटेरियल तो एडमिन में भी इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट लेबर तो चीफ एग्जीक्यूटिव की सैलरी भी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो हेड ऑफिस का रेंट भी है, बट वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। हमने सिर्फ प्रोडक्शन के खर्चे उनकी बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन के खर्चों में एक प्राइम कॉस्ट होता है, प्रोडक्शन के खर्चों में दूसरा हिस्सा प्रोडक्शन ओवरहेड्स होता है। सो प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन जो बनती है प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज इक्वल टू प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा, यहां पे एक टर्म और सीख लीजिए, प्रोडक्शन कॉस्ट के ही कॉन्टेक्स्ट में एक टर्म सीख लीजिए। मेरे ख्याल में आपने सीखी होगी, मुझे लगता है शायद मैं आपको रिवाइज ही करवा रहा हूँ। प्रोडक्शन कॉस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक और टर्म आपने शायद सुनी हो, दैट इज कन्वर्जन कॉस्ट। सुनी हुई है कभी? लेकिन सुनी होगी। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है, कोई बताएगा? जिसमें डायरेक्ट मटेरियल नहीं होता, आसान ज़बान में तो ऐसा ही है। कन्वर्जन कॉस्ट को अगर मैं इक्वेशन के अंदाज में देखना चाहूं तो आप टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल अगर निकाल दें तो ये आपकी कन्वर्जन कॉस्ट बचती है। और कन्वर्जन कॉस्ट को अगर हम डिफाइन करें तो वो खर्चा जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बनाने पे लगता है। देखो प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को यहां से अगर समझो, आप मशीन में रॉ मटेरियल डालते हो तो वहां पे लेबर भी काम करती है, प्रोडक्शन में मशीनरी भी काम करती है, डायरेक्ट रॉयल्टी भी पे की जाती है। या वे सारे खर्चे लगा लेते हो रॉ मटेरियल के, डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर। डायरेक्ट मटेरियल को रॉ मटेरियल भी हम कहते हैं बाय द वे। डायरेक्ट मटेरियल पे जब सारे खर्चे लगाते हो तो डायरेक्ट मटेरियल आपका फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्जन कॉस्ट से मुराद है डायरेक्ट मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा लगता है। तो इस डायग्राम में ये जो सारे खर्चे हैं ना, ये आपके कन्वर्जन कॉस्ट है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल छोड़ दो तो बाकी जो बचा वो आपका कन्वर्जन कॉस्ट बचा। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट मटेरियल निकाल दो तो प्रोडक्शन कॉस्ट बचा। तो हमने एक इक्वेशन सीखी है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की जनाब, ये प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट। और इसकी दूसरी तरफ हम इसका एक दूसरा रूप भी देख सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। लीजिए जी, ये दो रुखी मैंने इक्वेशन बना दी है। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। ये सारी टर्म्स हम पीछे कहीं ना कहीं पढ़ के आए हुए हैं, तो उन्हीं टर्म्स को मैं समराइज करके एक कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के रेफरेंस से उनको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज इस सीक्वेंस में, इन इक्वेशंस में हमारे सामने बार बार आने वाली है। ये सारी बातें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड ये आप लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके होते हैं। ये सॉर्ट ऑफ आपकी रिवीजन यहाँ पे अभी हो रही है, बट स्टिल किसी बच्चे को कोई टर्म या इक्वेशन रिकॉल करने में कोई दिक्कत हो, बेटा जरूर पूछिएगा जी। एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, ये इसके साथ हमारा पहला चैप्टर तो होता है ख़त्म। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन एक अगेन थोड़ा सा रीकैप ले लें बेसिक कैलकुलेशंस के ऊपर, और ये है जनाब मार्कअप मार्जिन की थोड़ी सी कहानी। याद है कुछ? ये मार्कअप और मार्जिन की टर्म इस्तेमाल किस लिए होती हैं? प्रॉफिट मेजर करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया भाई। मार्कअप और मार्जिन की जो टर्म है ये किसी प्रोडक्ट में प्रॉफिट मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, यूज्ड एज मेजर ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक हो गया जी। अच्छा, इनमें कोई फ़र्क मुझे बताएगा? मार्जिन सेल प्राइस पे, बिल्कुल ठीक है जी। मार्कअप में परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन कॉस्ट एंड मार्जिन में परसेंटेज इज अप्लाइड ऑन प्राइस। प्राइस कह लीजिए या सेल कह लीजिए, एक ही बात है। अगर एक प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपया है, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 रुपया है और मार्कअप 10% है, तो भाई प्राइस कितनी बनी? प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और हमने पढ़ा मार्कअप परसेंटेज जो होती है ये कॉस्ट पे अप्लाई की जाती है। 10% मार्कअप का मतलब प्रॉफिट 10% ऑफ 100 है, तो प्राइस हमारी बनेगी यहां से 100 प्लस 10% ऑफ 100, ये बन जाती है यहां से 110। इसको अल्टरनेटिवली हम ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें से अगर 100 कॉमन ले लें तो नीचे बचा क्या? 1 प्लस 10% जो कि बनता है 1.1। तो जनाब 10% प्रॉफिट ऐड करने हैं, तो मैं सिंपली प्राइस को ऐसे कैलकुलेट करके शो कर सकता हूं, 100 इंटू 1.1 इट इज़ 110। मैं कैलकुलेशन किसी भी अंदाज में प्रेजेंट करूं, मैं कैलकुलेशन ऐसे प्रेजेंट कर दूं या कैलकुलेशन में ऐसे प्रेजेंट कर दूं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। और मुझे एफिशिएंट मेथड्स पे जाना सीखना है। मुझे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि भाई मार्कअप का मतलब है परसेंटेज कॉस्ट पे अप्लाई करके प्रॉफिट निकालना है, तो 10% मार्कअप का मतलब 10% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है, 10% ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज प्राइस। ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर होना चाहिए। अल्टरनेटिवली जब मैंने देखा कि कॉस्ट में मुझे 10% ऐड करना है, तो कॉस्ट में 10% ऐड करने का तरीका है कि कॉस्ट को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 10% ऐड हो जाता है, तो मेरी प्राइस 110 आ जाती है। और इसी अंदाज में अगर हम ये मार्जिन की एक छोटी सी वर्किंग देखें, मुझे अगर प्रोडक्ट प्राइस गिवन हो 100 और मुझे कहा जाए मार्जिन 10% है और मुझसे कॉस्ट के बारे में सवाल किया जाए, तो भाई मुझे पता है कि कॉस्ट जो है वो प्राइस माइनस प्रॉफिट होती है, ऐसा ही है। प्राइस अगर 100 है तो प्रॉफिट 10% ऑफ 100 है, तो 100 माइनस 10 कॉस्ट बनी 90। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस माइनस प्रॉफिट। ये बेसिक सी इक्वेशन है हमने जो सीखी हुई है, और इस कैलकुलेशन को मैं अल्टरनेटिवली भी प्रेजेंट कर सकता हूं। प्राइस में से 10% कम करना है, तो प्राइस जैसे मैं यहाँ पे 100 अगर कॉमन ले लूँ, इस इक्वेशन में से 100 कॉमन ले लूँ, तो क्या बचता है? 1 माइनस 10%, और 1 माइनस 10% का मतलब 0.9।
तो मैंने 10% कम करने के लिए लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की बजाय मैं सिंपली 100 इंटू 0.9 भी कर लूँ तो मेरी कॉस्ट 90 आ जाती है। तो प्रेजेंटेशन मैं ऐसे करूँ या मैं ऐसे करूँ, एक ही बात है। और मुझे एफिशिएंट तरीका सीखना है। एफिशिएंट तरीका ये है, किसी वैल्यू में 10% ऐड करना है तो 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी वैल्यू में 10% कम करना है तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेसिक लॉन्ग मेथड, डिटेल मेथड ये है कैलकुलेशन प्रेजेंट करने का, लेकिन मुझे एफिशिएंट मेथड की तरफ चलना है। हमें कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और एफिशिएंट मेथड्स भी हमें समझ आने चाहिए। जी, मार्कअप और मार्जिन की टर्म्स और उनके मीनिंग, एनी क्वेश्चन? मार्कअप मार्जिन हमने समझ लिया, तो अब ज़रा मार्कअप मार्जिन के डाटा को लेके और ये जो फॉर्मूला कल मैंने आपसे शेयर किया था बेसिकली एडजस्ट करने के लिए, ये टेबल हमने पॉपुलेट करना है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन मार्क लगे हैं ना, इन क्वेश्चन मार्क को हमने फिल करना है। ज़रा तो से एक थोड़ा देख लीजिए, मैं आपको पहली एक्टिविटी आपके सामने सॉल्व करूँगा, फिर बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। अगली पहली हमें बात की गई है प्रोडक्ट अल्फ़ा की प्राइस 135 है, हमें प्रॉफिट और कॉस्ट कैलकुलेट करने को कहा गया है। और कंपनी की पॉलिसी क्या है ए लिमिटेड की, जिसकी ये प्रोडक्ट है, प्रॉफिट इज अर्नड एट 25% ऑफ मार्कअप। कंपनी की प्रॉफिट पॉलिसी है 25% मार्कअप की। ये मैं आपसे बेटा एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूंगा, फिलहाल इसको यहां से फॉलो कीजिए। बेटा आप यहां पे एक असूल सीख लीजिए, परसेंटेज जिस वैल्यू पे अप्लाई की जाती है उस वैल्यू की बेस हमेशा 100 होती है। बिल्कुल ठीक कहा। तो जनाब 25% मार्कअप, ये 25% किस वैल्यू पे अप्लाई होना है? इसका मतलब कॉस्ट की बेस 100 है और 25% प्रॉफिट है, कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है, और जो प्राइस होती है कॉस्ट और प्रॉफिट। लीजिए जी, ये बेसिस आपके पास आ गई हैं। कॉस्ट की बेस 100, प्रॉफिट की बेस 25 और प्राइस की बेस 125। प्रॉफिट की बेस उसने 25% मुझे दी हुई है, और 25% चूंकि मार्कअप है, इसका मतलब 25% ने कॉस्ट पे अप्लाई होना है। परसेंटेज जिस बेस पे अप्लाई होती है वो वैल्यू जिस वैल्यू पे अप्लाई होती है उस वैल्यू की बेस 100 ली जाती है हमेशा। तो 25% मार्कअप है, कॉस्ट पे अप्लाई होना है, कॉस्ट की बेस 100 है, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 25 है, तो प्राइस 125 है। अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए और मिसिंग वैल्यूज निकाल लीजिए। जैसे प्रॉफिट की बात करें, मुझे गिवन वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? प्राइस। तो जनाब गिवन वैल्यू 125 डिवाइडेड विद बेस ऑफ गिवन वैल्यूज, सॉरी गिवन वैल्यू 135, गिवन वैल्यू 135 डिवाइडेड विद बेस ऑफ गिवन वैल्यू 125 मल्टीप्लाइड विद बेस ऑफ रिवाइज वैल्यू 25। मुझे प्रॉफिट निकालना है बेटा पहले केस में 27। और सिमिलरली यहां पे कॉस्ट पे काम करें, यहां पे भी हम बात वहीं से शुरू करेंगे। गिवन वैल्यू मुझे 135 है और प्राइस की बेस 125 है, मुझे कॉस्ट निकालनी है जिसकी बेस 100 है, 108। लीजिए जी, इसी अंदाज में ये सारे क्वेश्चन मार्क हल कीजिए। ये पूरे टेबल के नीचे बीटा गैमा एक्स वाई जेड सारे क्वेश्चन मार्क हल कीजिए उसी फार्मूला को यूज करते हुए जो ऊपर लिखा हुआ है, और उस फार्मूला को अप्लाई करने में कोई दिक्कत है तो पूछिए भाई।
ये सारे फैक्टर्स मैंने लिख दिए हैं, इन फैक्टर्स से अपने आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं। कोई डिसएग्रीमेंट है, कोई मुझसे गलती हुई या आपसे गलती हुई जो समझ नहीं आ रही, पूछना चाहते हैं तो पूछिए। बेटा बुक शॉप से किताब अवेलेबल हो रही है आपको? हैव यू बीन एबल टू गेट? ओके, गुड। जी जनाब, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई फैक्टर बनाने में या वैल्यू डिटरमिन करने में कोई दिक्कत है तो पूछिए। हमें जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, हमने उसकी बेस आइडेंटिफाई कर ली। तो गिवन वैल्यू डिवाइडेड विद बेस मल्टीप्लाइड विद बेस ऑफ द रिक्वायर्ड वैल्यू, हमें जो भी चाहिए उसकी बेस से मल्टीप्लाई कर दें। गिवन वैल्यू डिवाइड विद 125 मल्टीप्लाइड विद प्रॉफिट की बेस, गिवन वैल्यू डिवाइड विद 125 मल्टीप्लाइड विद कॉस्ट की बेस। ये है जी तरीका असूल। मैंने 3 एग्जाम्पल पे आपको गिवन वैल्यू और उनके रिलेटेड बेस को लिंक करके दिखा दिया कि हमने कैसे चलना है। यहाँ पे ये गिवन वैल्यू है तो इसकी बेस के साथ चलेंगे 48/25, 48/25। यहाँ पे ये गिवन वैल्यू है, इसकी बेस के साथ चलेंगे 255/100, 255/100 और मल्टीप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड वैल्यू की बेस के साथ। अच्छा, यही एक्टिविटी हम एक तरह रिवाइज करते हैं अगले सिनेरियो में, बट यहाँ पे जो कहानी है थोड़ी बदली गई है और हमें कहा गया है कि भाई कंपनी की पॉलिसी है ना 25% मार्जिन की है। जब 25% मार्जिन की बात की जा रही है, इसका मतलब 25% अप्लाई होना है प्राइस पे। तो परसेंटेज जिस वैल्यू पे अप्लाई होती है उसकी बेस ली जाती है 100। प्रॉफिट प्राइस का 25, तो एज अ रिजल्ट कॉस्ट कितनी? लीजिए जी, ये हमारे पास बेसिस आ गई। हमें रिक्वायर्ड वैल्यू की बेसिस, प्राइस की बेस 100 है, प्रॉफिट की बेस 25 है, कॉस्ट की बेस 75 है। ठीक है जी, अब वही एक्टिविटी दोबारा शुरू कीजिए। तमाम क्वेश्चन मार्क्स को सॉल्व कीजिए। ये मार्कअप, मार्जिन, परसेंटेजेस में डील करना, इजाफा, कमी, ये ओवरऑल अगर ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लगभग 8-10 नंबर का फर्क पड़ जाता है इन स्किल्स पे। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो भी हम साथ साथ जैसे जैसे आगे चलेंगे
जिस जिस नस्ल की स्किल की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं आपको रिकैप करवाता जाऊंगा। सीखा आपने सब कुछ होता है बेटा, सिर्फ उसको रिकैप करना है हमने और उसके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ उसको फर्मली होल्ड करना है, क्योंकि 8 से 10 नंबर का फर्क पड़ेगा आपके रिजल्ट में अगर इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस पे आपकी कमांड अच्छी है। कमांड अच्छी नहीं होगी 8-10 नंबर लूज कर जाओगे, कमांड अच्छी होगी 8-10 नंबर सिक्योर कर लोगे एग्जाम में। सो फोकस ऑन दीज स्मॉल कैलकुलेशंस, ट्राई टू एब्जॉर्ब कॉन्सेप्चुअली थिंग्स को, और बड़ा फ्लुएंट इन कैलकुलेशन पे अपने आप को करो। ये मैं मुझे कह रहा था ना, अभी हम एबीसी सीख रहे हैं, तो ये एबीसी है आपकी कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। इनमें जितनी ग्रिप अच्छी होगी, जितनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उतना बेहतर अंदाज में आप एडवांस टॉपिक्स को समझ पाओगे। जी बेटा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब यही कुछ कैलकुलेशंस का थोड़ा सा मज़ीद
एक्टिविटीज़, ये वैल्यूज़ को परसेंटेज प्लस माइनस में एडजस्ट करना, ये कैलकुलेशन ज़रा परफॉर्म कीजिए ज़रा। जी, मैंने एक और पार्ट ऐड कर दिया। 4 कैलकुलेशंस ये हैं, 4 कैलकुलेशंस ये हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो ऊपर आपको सिखा दिया गया, बेस वाला फार्मूला। गिवन वैल्यू डिवाइडेड विद बेस ऑफ गिवन वैल्यू मल्टीप्लाइड विद बेस ऑफ रिक्वायर्ड वैल्यू। पार्ट ए में मैं आप होपफुली काफ़ी लोग कर चुके होंगे, लेकिन मैं अगर आपको रिकैप दूं, इसमें करंट प्राइस 178 है और हमें कहा गया रिवाइज्ड प्राइस आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग चेंजेस बताओ। इसका मतलब करंट प्राइस में चेंज होना है, तो इसका मतलब करंट प्राइस की बेस 100 है। तो इसके मुताबिक चले हम, तो करंट प्राइस की बेस 178 डिवाइड विद 100 मल्टीप्लाइड विद रिवाइज्ड प्राइस की बेस 15% इंक्रीज के बाद 115। 178 बाई 100 22.5 इजाफे के बाद रिवाइज प्राइस की बेस, करंट प्राइस 178 बाई 100 और 12% कमी के बाद 88। 178 बाई 100 और 7.5 की कमी के बाद, ठीक हो गया जी। ये आ गई कहानी पहले पार्ट ए की, ये 4 कैलकुलेशन की। अब ये 4 कैलकुलेशन भी परफॉर्म कीजिए इसी अंदाज में। फ़र्क क्या है कि पहले पार्ट में जो हमने ए अभी डिस्कस किया उसमें आपको प्राइस चेंज से पहले की दी गई है, और सेकंड पार्ट जो आपको सॉल्व करने को कहा जा रहा है उसमें प्राइस आपको चेंज के
बाद की दी गई है। चूँकि ये जो वैल्यूज़ चेंज के बाद हैं 10% चेंज के बाद है, तो इसका मतलब इसकी बेस 110 है और पहले वाली की बेस 100। ये 25% इजाफे के बाद है, तो इसलिए इसकी बेस 125 और पहले की बेस 100 है। ये 12% इजाफे के बाद है, तो इसकी बेस 12% कमी के बाद है, इसकी बेस 88 है, पहली बेस 100 है। और ये 32% कमी के बाद है, तो इसकी बेस 68 इंटू 100। लीजिए जी, कैसे हम वैल्यूज़ को एडजस्ट करते हैं उतार चढ़ाव के लिए। परसेंटेज में हमें बताया जाए किसी वैल्यू में इजाफा आ रहा है, किसी वैल्यू में कमी आ रही है, पहले की वैल्यू गिवन है, बाद की वैल्यू गिवन है, हम दूसरी वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये बड़ी बेसिक सी कैलकुलेशंस हैं, इनको बार बार आपने प्रैक्टिस करना है, समझ के प्रैक्टिस करना है। जी बेटा, एनी क्वेश्चन? जी बेटा, किसी बच्चे को इन कैलकुलेशंस पे कोई हेल्प गाइडेंस चाहिए, मार्कअप मार्जिन का कॉन्सेप्ट और वैल्यूज़ में परसेंटेज इजाफे या कमी से डील करना।
अच्छा बेटा, अब हम थोड़ी सी डिस्कशन एक करते हैं। हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में नया एस्पेक्ट जो ऐड किया गया है दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। पर चूँकि मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी ये एरिया देख चुका हूँ, सो इधर नया है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स आपने सीखी हुई है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आपके पास जो बाकायदा एक चैप्टर है, वहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग के नाम से एक चैप्टर है आपका। तो ये आपने चीज़ें वहाँ पढ़ी हुई हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे रिवीजन के अंदाज में डाला गया है, रिकैप के अंदाज में डाला गया है। और वजह इसकी सिर्फ ये है कि आगे डिफरेंट चैप्टर्स में ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स की स्टेटमेंट हैं, इनमें जो डिफरेंट वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है, या कहीं ना कहीं किसी न किसी टॉपिक में इस्तेमाल होना है। तो सिंपल रिवीजन के अंदाज में हम इनको यहाँ पे देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का फॉर्मेट अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊँ तो जनाब कहानी शुरू होती है रॉ मटेरियल परचेजेस से। और जब रॉ मटेरियल परचेजेस की बात करते हैं, इसमें कैरेज इनवर्ड शामिल होती है और रिटर्न्स इसमें से हम माइनस कर देते हैं। नेट परचेजेस ली जाती हैं। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इट गिव्स यू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें आप डायरेक्ट लेबर ऐड कर दें, इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर दें, तो ये रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट मटेरियल जो इस्तेमाल हुआ, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल बन गया आपका प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में आप मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ऐड कर दें। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड से मुराद यहाँ पे क्या होगी? रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, मैनेजर की सैलरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे, सारे अदर देन फैक्ट्री में मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अलावा बाकी सारी खर्चे जो फैक्ट्री के हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स में आ जाते हैं। इनको ऐड करें प्राइम कॉस्ट में तो ये टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या इसको प्रोडक्शन कॉस्ट भी कह सकते हैं। फैक्ट्री कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट कहते हैं। जो इसके मैं साथ एक और वर्ड ऐड कर दूं, यहां लिखा नहीं हुआ इनकर्ड, क्योंकि ये अकाउंट एक पीरियड का बनता है ना। तो जिस पीरियड का अकाउंट बन रहा है उस पीरियड में कितना खर्चा हुआ, प्राइम कॉस्ट की मद में, ओवरहेड की मद में टोटल कितना खर्चा हुआ। फिर इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड में या फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड में हम ये दो एडजस्टमेंट करते हैं, ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस लेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो कहलाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। इसमें एक और वर्ड ऐड कर दूं, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड मैन्युफैक्चर्ड, जस्ट फॉर क्लैरिटी, जरूरत नहीं है इसकी, अंडरस्टूड है, मैन्युफैक्चर फिनिश गुड्स से की जाती हैं। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यहां पे जो हमने खर्चा लगाया है ये हमने खर्चा किया कितना है। जरूरी नहीं कि सारे खर्चे के नतीजे में हमें फिनिश गुड्स मिल गई हो, कुछ ना कुछ वर्क इन प्रोसेस भी पड़ा होता है, हमें पता है। तो भाई वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट डाल दें तो पता लगा भाई कंप्लीट जो गुड्स बनाई हैं उन पे हमारा कितना खर्चा लगा है। और इसी के साथ, इसी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट स्टेटमेंट के साथ आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट का कॉन्सेप्ट भी छोटा सा पढ़ा हुआ है, जिसमें आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस अगर आप कोई फिनिश गुड खरीदते हो इसमें ऐड कर दें, और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी यहां पे ऐड कर दें। जब ये आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फिनिश गुड्स परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जब ये सम कर लेते हो तो ये क्या बन जाता है? ये इन तीन चीजों का सम क्या बनता है भाई? फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ऐसा ही है। ओपनिंग में कितनी फिनिश गुड्स पड़ी हुई थी, ड्यूरिंग द ईयर खरीदी कितनी, ड्यूरिंग द ईयर बनाई कितने की, इन सबों को सम कर लोगे तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हो जाता है। इसमें से जब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस कर देते हो तो क्या बचा? कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह लो, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड कह लो, या कॉस्ट ऑफ सेल्स कह लो, एक ही बात है। ये जनाब दो अकाउंट्स हैं जो आपने अपनी पीआरसी लेवल में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सीखे हुए हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना जिसमें हम दो वैल्यूज, बेसिकली तीन स्टेप अगर समझ लीजिए। एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड,
कैसे निकलना है, छोटी सी इक्वेशन, परचेज प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। देन प्राइम कॉस्ट कैसे निकलनी है, मटेरियल रॉ मटेरियल कंज्यूम प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकलनी है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकलनी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस की एडजस्टमेंट डाल दीजिए, ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे निकलनी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड फिनिश गुड परचेजेस ऐड करें तो फिनिश गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाते हैं, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड करें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती हैं। ये इक्वेशन आपके जहन में बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नक्श हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आप समझो, और ये बात है, ये इक्वेशन, ये जो आपके सामने ये दोनों स्टेटमेंट्स को अगर मिला दूं ना मैं, तो मैं आजकल हर रोज ही 5-5, 6-6 अकाउंट्स को रिव्यू कर रहा होता हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनीज की बनती है। तो हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये वर्किंग कंप्लीट आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो हम बनाते हैं, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स का नोट हर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन का बिल्कुल लगभग इसी अंदाज में बना होता है। इसी अंदाज में हम रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक परचेज एडजस्ट करके कंजम्पशन निकालते हैं। इसी तरह हम इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के खर्चे डाल के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे पहुंचते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में फिर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्किंग प्रोसेस एडजस्ट करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आता है, और उसमें फिर ये फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट डाल के हम कॉस्ट ऑफ सेल्स पे पहुंचते हैं इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट के साथ। ये हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। ये मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कहानी है, और मैं आपको बता चुका हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग में हम बात ही मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की कर रहे हैं, वहां पे हम बात ही कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्शन कहां पे होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये जनाब स्टेटमेंट रिकैप करने में किसी बच्चे को दिक्कत, यहां पे जो चीजें याद रखने वाली हैं कि भाई इधर कैरेज इनवर्ड यहां पे आती है, परचेज रिटर्न है यहां पे लेस हो जाती हैं। अच्छा जी, हमारे पास, अच्छा इसके अलावा फिर आपने ये कुछ जर्नल एंट्रीज भी आपने सीखी हुई हैं। आपको कुछ जर्नल एंट्रीज भी इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग में सिखाई गई थी। ये मैं सिर्फ अगेन मैं बार बार बताऊँ, रिकैप कर रहे हैं। अगर किसी ट्रांजैक्शन को, किसी बात को रिकॉल करने में, याद करने में कोई दिक्कत हो तो बेटा ऑलवेज रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन, ये ज़हन में रखिएगा। आपको परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम का वर्ड शायद बोला गया था, सिखाया गया था। वैसे तो अकाउंटिंग एंट्रीज को रिकॉर्ड करना हमारा पूरा एक चैप्टर है कॉस्ट फ्लो के नाम से, वो हम इस सब्जेक्ट के एंड में, छोटा सा चैप्टर, आसान सा चैप्टर एंड में पढ़ते हैं। लेकिन जो एंट्रीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी अर्लियर स्टडीज में, उन एंट्रीज को हम साथ साथ कैरी करते जाते हैं। तो ये वो एंट्रीज हैं जो ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हैं। परपेचुअल सिस्टम के तहत आपने सीखा वह है कि जब रॉ मटेरियल खरीदा जाता है तो एंट्री क्या डलती है, डेबिट रॉ मटेरियल, क्रेडिट अकाउंट्स पेबल या कैश। जब रॉ मटेरियल जब प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इशू किया जाता है, अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो डेबिट होता है वर्क इन प्रोसेस को, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो डेबिट होता है फैक्ट्री ओवरहेड को, और क्रेडिट हो जाता है मटेरियल इन्वेंट्री। मैं इसको रॉ मटेरियल की जगह मटेरियल इन्वेंट्री कर देता हूं, क्योंकि हम यहां पे जब हम रॉ मटेरियल लिखते हैं तो रॉ मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल का मतलब डायरेक्ट मटेरियल है। तो अगर तो डायरेक्ट मटेरियल है तो एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल अकाउंट रॉ मटेरियल क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। मैं इसको दो एंट्रीज में अगर लहदा आपको दिखाऊं तो एक एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट और मटेरियल, जिसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल कह सकते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ये दो एंट्रीज हैं जो इस जगह यहां पे डिस्कस की जा रही हैं। अगर आप सप्लायर को, वेंडर से बात, सप्लायर को रॉ मटेरियल परचेज रिटर्न करते हो तो यही एंट्री रिवर्स हो जाएगी, अकाउंट पेबल डेबिट हो जाएगा और इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। और अगर प्रोडक्शन से मटेरियल वापस आता है तो फिर ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। डिपेंडिंग अपॉन, अगर डायरेक्ट मटेरियल वापस आया है तो फैक्ट्री वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट होगा, अगर इनडायरेक्ट मटेरियल वापस आया है तो ओवरहेड क्रेडिट होगा।
एंड देन ये एक अहम बात है, अगर हमारी कोई शॉर्टेज राइट डाउन टू NRV आ जाए, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी इंट्रो टू काउंटिंग में पढ़ी भी, आल दो यहाँ पे भी हमारा चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का और बड़े अच्छे खासे एडवांस लेवल का चैप्टर है, थोड़ा सा आगे चल के आप पढ़ेंगे उसको। तो अगर हमें कोई इन्वेंट्री का नुकसान हो जाए, शॉर्टेज हो जाए या इन्वेंट्री का राइट डाउन हमने करना पड़े तो उसकी भी एंट्री हमने सीखी हुई है। हम P&L को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे शायद मुझे लग रहा है टाइपों में गलती है, ये शॉर्टेज और राइट डाउन, चलें हम इसको डिटेल में आगे जब इन्वेंट्री के चैप्टर पे आएंगे वहाँ पे इसको डिटेल भी देख लेंगे। फिलहाल ये है कि भाई शॉर्टेज है या राइट डाउन है, फैक्ट्री ओवरहेड या P&L में डेबिट होगा और इन्वेंट्री को हम क्रेडिट करते हैं। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने मटेरियल से रिलेटेड अकाउंटिंग एंट्रीज का आपको दिया। बाकी डिटेल डिस्कशन आगे आगे जैसे चलेंगे वैसे वैसे हम करते चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारी पहली असाइनमेंट क्या है? ये एक इलस्ट्रेशन है जिसकी हमारी रिक्वायरमेंट है, मेक अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर ब्यूटी मार लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम कहाँ तक जाते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से मुराद है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक डिटेल बनाइए। और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक हम कहाँ से पहुँचते हैं? रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर्ड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ये हमारी कहानी है जी। हमें स्टेटमेंट के मुताबिक डाटा यहां से पिक करना है। हम सवाल पढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टेटमेंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए डाटा अरेंज करेंगे। यहां से इन्वेंट्री एज 1 जनवरी, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस एंड फिनिश गुड्स। क्या मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने में फिनिश गुड इन्वेंट्री यूज होती है? नो, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारे लिए फिगर काम की नहीं है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल यस, डायरेक्ट लेबर यस, रेंट। अच्छा, यहाँ पे हमें देखने की जरूरत है कि रेंट कहाँ का है, हेड ऑफिस का या फैक्ट्री का, क्योंकि कुछ यहाँ पे ऑफिस का और फैक्ट्री का जिक्र आ रहा है। तो ये उसने एक नोट बताया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू बी अपोर्शन, फैक्ट्री 70%, ऑफिस 30%। हमने ख्याल रखना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में सिर्फ फैक्ट्री का रेंट आता है, हमें यह ख्याल रखना है। रेंट आएगा लेकिन सिर्फ फैक्ट्री का। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी आएगी लेकिन सिर्फ फैक्ट्री की। ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस की सप्लाईज हैं, प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन ऑफिस की, प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की यस। एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन से ताल्लुक नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की हमारे काम की है, वर्क इन प्रोसेस की हमारे काम की है, फिनिश गुड्स हमारे काम के नहीं है। लीजिए जी, यहाँ से सिर्फ ये 70-30 उठाना है अगले पेज से, बाकी सब कुछ ये हमारे सामने समरी आ रही है। तो हम इसकी मदद से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाते हैं जनाब। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हम बनाते हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेजेस। रॉ मटेरियल परचेजेस कितनी है जी? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 50,000। इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें से लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हमें मिल जाता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी का 15,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31 दिसंबर का 11,000। तो जनाब हमारे पास रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आया? 54,000। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर हमारे पास है जी 20,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र है इस क्वेश्चन में? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जिक्र नहीं है, तो मैं यहीं पे इसका टोटल प्राइम कॉस्ट का बना देता हूं। प्राइम कॉस्ट का टोटल मेरा यहीं पे होगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते तो वो ऐड करते हैं, लेकिन यहां पे नहीं है, ये प्राइम कॉस्ट होगी। अब हमने प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करना है? फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड्स।
प्रोडक्शन ओवरहेड्स की आइटम हम अगर शुरू करें तो सबसे पहले आता है रेंट। रेंट हमें बताया गया है 22,000 तो टोटल है, फैक्ट्री का रेंट इसमें से 70% है। कितना बना? 15,400। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी की बात करें ओवरहेड की मद में, टोटल इलेक्ट्रिसिटी तो हमें बताई गई है 18,000 है, लेकिन हमें तो सिर्फ फैक्ट्री की चाहिए, तो फैक्ट्री की इसमें 70% है 12,600। इसके बाद ऑफिस सैलरी, एडमिन का खर्चा है, प्रोडक्शन का नहीं है। डेप्रीसिएशन में ऑफिस की डेप्रीसिएशन तो नहीं, फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन हमारे लिए प्रोडक्शन का खर्चा है, उसको हम लेंगे ओवरहेड में। कितना है जी? 3,000। फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन 3,000। एडवर्टीजमेंट नॉन प्रोडक्शन है, छोड़ दिया। रॉ मटेरियल को हम ऑलरेडी ले चुके हैं। लीजिए जी, यहां से हम एक और टोटल लगाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन या फैक्ट्री कॉस्ट, जी बताइए, यहां से इनका सा टोटल कीजिए। 1,05,000 ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। इसमें हम प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस और इसमें से माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, तो हमें मिल जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और हमारा यहां पे अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है 6,000। 1,09,000। 1,09,000 लीजिए जी, ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में हम अप टू कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की कहानी ही बनाते हैं जी। एनी क्वेश्चन? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना उससे मांगा नहीं है, लेकिन अगर कहता है ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ तो क्या करना था हमें? ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करना था हमें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इस डाटा के मुताबिक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ये हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाती। इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जाता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 25,000 प्लस कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड 1,09,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 10,000, 1,24,000। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाती। रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन अगर मांगता तो हम ऐसे देते। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट हमने जो सीखा हुआ था उसको हमने रिकैप किया। अच्छा बेटा, इलस्ट्रेशन 2 में भी हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ही बनाने को कहा गया है, और इसमें भी कुछ कॉमन है। रेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड इंश्योरेंस, जिसमें से 80% फैक्ट्री को जाने हैं, 20% ऑफिस को जाने हैं। ये आपके पास जो किताब है, किताब के एंड पे, नई किताब के एंड पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स का एडेंडम लगा हुआ है। आपकी किताब के एंड पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एडेंडम लगा हुआ है। कुछ 2 या 3 लेटेस्ट अटैम्प्ट्स जो गुजरी हैं हमारी, उनको ऐड किया गया है, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एडेंडम लगा हुआ है। ठीक है जी। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 बेटा, मैं देख रहा हूँ किताब काफ़ी बच्चों के पास नहीं है, तो किताब के बगैर चलना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सारे सवाल मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिखा सकूँ।
और एक दफ़ा दिखा भी दूंगा तो मैं बार बार नहीं दिखा पाऊंगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए बेटा कल से तमाम बच्चों के पास क्लास में किताब हो। अभी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ अगर मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में ये चीज़ शेयर कर सकूँ। ये मैंने आपको इसका स्नैपशॉट इलस्ट्रेशन 2 का व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया। आई होप कि ये आपके लिए मैनेजेबल होगा। इलस्ट्रेशन 2 आपकी क्लास एक्टिविटी है, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसमें आपने ख्याल रखना है इसमें परचेज रिटर्न भी आ रही हैं, इसमें कैरेज इनवर्ट भी आ रहा है। आपको पता है कि ये दोनों वैल्यूज़ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में एडजस्ट की जाती हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर भी है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, और ये 3 एक्सपेंसेस हैं जिनको आपने 80-20 में तकसीम करना है, फैक्ट्री में और ऑफिस में। जी फटाफट बेटा हर बच्चा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, कंप्लीट करे इस इलस्ट्रेशन को। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास इलस्ट्रेशन 2 आ गई है।
ये मैंने कुछ स्केच बना दिया है, कुछ वैल्यूज़ डाल भी दी हैं। कोई अगर चीज़ ओमिट हुई हो तो बताइएगा, कुछ आपके अंडरस्टैंडिंग से कोई डिफरेंस हो तो पूछ लीजिएगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 1170। जी, किसी स्टूडेंट को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने में इलस्ट्रेशन 2 कोई इशू, कोई बात समझ नहीं आई, पूछिए। हमने कुछ ऑफिस के जो खर्चे थे, ऑफिस सप्लाईज थी, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इंश्योरेंस, उन सब को हमने स्किप किया क्योंकि हमें सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स चाहिए थे। तो जो उसने में फैक्ट्री ओवरहेड की डिटेल दी उनको हमने पिक किया और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटरमिन कर ली। सवाल हमारा यहाँ पे ख़त्म है। लेकिन अगर हमसे वो कहता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाओ, तो हम इसी वैल्यू में ऐड करते ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस करते क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू आ जाती है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास है 80 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 170। लीजिए जी, यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स 1080 आ जाती। हमसे ये पोर्शन रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन मैं साथ साथ रिवीजन के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी आपके सामने रख देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तक ख़त्म हो जाता है। ये फॉर्मेट आपने पहले सीखा हुआ है, वहाँ से ही हम रीकैप ले रहे हैं आपकी प्रायर लर्निंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग से, वहीं से हम रीकैप ले रहे हैं। जी, एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही इसी चैप्टर में, इसी राइटअप में आगे 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उनकी रिक्वायरमेंट भी लगभग सिमिलर है, लेकिन जाहिर बात है क्वेश्चन है, थोड़े से एलेबोरेटेड क्वेश्चन है। ये आपकी आज की होम असाइनमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, आप लोग पढ़ चुके हुए हो, मैंने आपको रिकैप रिवीजन करवा दी और उससे कुछ क्वेश्चन आपको होम असाइनमेंट में दिए। आप इन क्वेश्चन को होम असाइनमेंट से करके आएंगे। कल हम डिस्कशन यहीं से शुरू करेंगे कि भाई इन क्वेश्चन में क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या दिक्कत हुई, कौन सी ट्रीटमेंट, कौन सा फॉर्मेट, कौन सी कैलकुलेशन हमें समझ नहीं आई। वहां से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बेशक पूरा सवाल ही करना पड़े कर लेंगे, लेकिन आपने घर से पहले करके आना है। ऐसा नहीं कि घर से करके ही ना आए, अब करके आएंगे, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर जो हमने पढ़ने हैं वो हमारी किताब का चैप्टर नंबर 3 है, फैक्ट्री ओवरहेड्स का चैप्टर है।
चैप्टर नंबर 3। तो कल इंशाल्लाह तारुफ भी इसका करवाएंगे। चैप्टर 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्या है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ओवरहेड से अपनी बात शुरू करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्लोज करने के बाद 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ओवरहेड्स, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।